नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। एक क्विक रिकैप आपके सामने रखेंगे, दिन भर के एक्शन का, अहम खबरें कौन कौन सी आई ये भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज के बाजार से। और आज हमने देखा कि 18,881 तक बाजार गया और उसके बाद हमने देखा कि मुनाफा वसूली दिन भर हावी रही। बैंक निफ्टी से भी कोई सपोर्ट नहीं आया और तमाम निजी बैंकों में आज सबसे ज्यादा दबाव था। और दिन भर किस तरह का एक्शन रहा बाजार में, एक बार ये भी समझ लेते हैं। पूरा अपडेट लेकर हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी हैं। मानसी, बताइए। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, तो शुरुआत में उम्मीदें तो थी कि नए रिकॉर्ड स्तर देखने को मिलेंगे, लेकिन उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। कुछ 7-8 अंकों से ही हम चूक गए, रिकॉर्ड स्तर नहीं देख पाया निफ्टी। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन भरपूर देखने को मिला। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फर्स्ट हाफ से ही हमने देखा मुनाफा वसूली, बिकवाली का दबाव, क्योंकि फ्राइडे सेशन को अगर याद करेंगे, फ्राइडे सेशन में जो मजबूती थी वो मजबूती सीधे तौर पर शुरुआत में ही वॉश आउट होती हुई नजर आई और वो जो गिरावट थी वो ड्यूरिंग द सेशन जारी रही। लेकिन इस गिरावट में भी हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप ने बाजार को जकड़कर पकड़कर संभालने का काम किया। एनबीएफसीज में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला, क्योंकि एनबीएफसीज के लिए कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आते हुए दिखी। जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, जिसके ठीक बाद हमने देखा बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वेलेंटी फाइनेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। तो एक थीम थी जो कि फोकस में थी। इसके अलावा जीएसपीएल का स्टॉक भी आज रेडार पर रहा। कोटक सिक्योरिटीज की एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट में जो सारे के सारे रैशनल ट्रिगर्स थे वो जीएसपीएल के लिए काम कर गए। करीब 5% की तेजी के साथ जीएसपीएल के स्टॉक प्राइस में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। इसके अलावा हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और फार्मा की अगर बात करें, देखिए छोटी मझौली कंपनियां हो या फिर हैवी वेट्स ऑफ फार्मा थीम बन चुकी है। बाजार चाहे बढ़ रहा है या कमजोर है, सिर्फ डिफेंसिव के तौर पर नहीं, एक स्टैंडअलोन सेक्टर के तौर पर हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और फार्मा जो है वो अच्छी मजबूती दिखाते हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, मैक्स हेल्थ केयर, था सारे के सारे स्टॉक्स थे जो कि दिन भर अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। एक थीम बिल्टअप हो रहा था जिस पर लगातार हमारी नजर रही। इसके अलावा टीटागढ़ वेगन्स, जो कि अब टीटागढ़ रेल सिस्टम के नाम तौर पर जाना जाता है, इसके मैनेजमेंट से हमने आज सुबह बात भी की थी और टीटागढ़ वेगन के स्टॉक में काफी अच्छा बढ़िया अपमूव देखने को मिला। दरअसल के कंसोर्शियम को रेलवे डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और इसके अलावा भी ऑर्डर बुक की स्थिति की अगर बात करें, ऑर्डर बुक की सिचुएशन भी अच्छी है। केपिक्स को लेकर प्लान्स भी हैं, जिसके चलते टीटागढ़ वेगन के स्टॉक सिर्फ आज ही नहीं, आज तो 10% के मूव दिखाई रहा था, लेकिन एक महीने के चार्ट 6 महीने में भी अच्छे खासे रिटर्न्स स्टॉक ने दिखाए हैं। इसके अलावा हैवी वेट्स की अगर बात करें, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक के सारे स्टॉक्स थे जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे और इनके ठीक पीछे बिकवाली का दबाव रिलायंस की तरफ से आता हुआ दिखा। टीसीएस के चार्ट्स पर भी एक रिएक्शन देखने को मिला। तो ये निफ्टी की तेजी वाले स्टॉक्स की कैटेगरी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और ये गिरावट रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में नजर आई। कह सकते हैं हीरो ऑफ द डे सेशन की अगर बात करें मिड कैप स्मॉल कैप रहे, क्योंकि स्मॉल कैप में कुछ रियल एस्टेट काउंटर्स जैसे श्रीराम प्रॉपर्टीज में अच्छा एक्शन दिखा, बढ़िया अपमूव देखने को मिले। इसके साथ मिड कैप की अगर बात करें, मिड कैप में रियल एस्टेट हो, मिड कैप में सिलेक्ट आईटीज हो, बैंक्स फाइनेंशियल्स हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, हेल्थ केयर हो, हर तरफ अच्छा खासा एक्शन था। एक्सिस के, स्किपर लिमिटेड, टू नेम अ फ्यू, ये सारे के सारे स्टॉक्स काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे थे और इन स्टॉक्स में मजबूती के साइंस नजर आए। तो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट्स ने बाजार को संभालने का काम किया। निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ से जैसी उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन आज नहीं दिखा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज हम देख रहे थे कि मिड कैप इंडेक्स अपने हाइस के आसपास ट्रेड करा था, हालांकि आखिरी कुछ घंटों में वहां पर भी हल्की वीकनेस आई थी, बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भरपूर था। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज जो उम्मीद की जा रही थी वैसा एक्शन नजर नहीं आया। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जिन सेक्टर में अच्छी तेजी थी उसमें आज एनबीएफसी शेयरों में भी शानदार मजबूती देखने को मिली और तेजी के पीछे के ट्रिगर्स क्या हैं ये समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, देखा जाए तो पूरे जो है इंपॉर्टेंट डील्स देखने मिल रही है फाइनेंस में और नोमुरा ने भी जो है आप देखेंगे 5 स्टार बिजनेस में जो है इनिशिएट कवरेज कर दिया है, बाय रेटिंग रखा है, टारगेट प्राइस 750 रुपीज़ प्रति शेयर का रखा है। अब याद रखिए कि जो ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है नोमुरा का मानना है और आगे जाते जो नीश सेगमेंट है वहाँ पे बढ़ोतरी देखने मिल सकती है और लगभग 30% का एयूएम ग्रोथ रहेगा। अभी जेपी मॉर्गन ने भी जो एनबीएफसीज के 2 अहम पिक्स दिए हैं। सबसे पहला है बजाज फाइनेंस, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करे कि अर्निंग्स जो है कंपाउंड कर सकती है 25% से ज़्यादा
अगले 3 साल में, और कंपनी जो है एक अच्छी टेक लीडरशिप दिखा रही है अगर पीएस के साथ कंपेयर करें तो। दूसरा पिक रहेगा L&T फाइनेंस, और यहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है जाते हुए, और कंपनी की जो रूरल बिजनेस है वहाँ पे डिफरेंशिएशन देखने मिल रहा है, तो उसके कारण एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है स्टॉक में। इसके अलावा HSBC का भी जो है NBFC इसका एक टाइप से अपग्रेड आया है। मैं इन स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ। M&M फाइनेंस को अपग्रेड कर दिया है बाई से होल्ड तक, टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है, 270 से बढ़ा के 360 किया है। बजाज फाइनेंस जो है टारगेट प्राइस बढ़ गया है 8,280 रुपीज़ का। चोला इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में भी जो है टारगेट प्राइस का हाइक आया है। LT फाइनेंस में जो टारगेट प्राइस ज़्यादा हाइक हुआ है, 109 रुपये से बढ़ा के 146 रुपीज़ कर दिया। वहीं LIC हाउसिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 10 रुपये का टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी देखने मिला है। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि बैंकिंग रैली के बाद जो हमने पहले देखी थी, अब यहाँ पे जो है जिस तरह क्रेडिट का ग्रोथ आ रहा है, जिस तरह एक्सपेंशन हो रहा है, उसके कारण जो है आपके ओवरऑल जो NBFC स्पेस है यहाँ पे भी बस देखने मिल रही है। बिल्कुल। तो NBFC स्पेस में अच्छी तेजी है। बैंकों में एक तेजी देखने के बाद हम देख रहे हैं कि NBFC शेयर यहां से चलना शुरू हुए हैं अच्छे क्रेडिट अपटेक के अनुमान से। अब आगे बढ़ेंगे और एक और स्टॉक जो कि आज एक्शन में था वो था JSPL। वहां पर भी अच्छी तेजी थी और इस पर कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई थी। क्या कुछ था उस रिपोर्ट में, ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ मौजूद है। आशीषा बताइए। जी हाँ, JSPL में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी से एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने JSPL को अपग्रेड कर दिया है, खरीदारी की राय दी है और 740 रुपीज़ का उनका रिवाइज्ड टारगेट है। JSPL उनका टॉप पिक है मेटल सेक्टर में। उनका मानना है कि अगले 12 महीनों में कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। कंपनी के काफ़ी प्रोजेक्ट्स कमीशन होने वाले हैं जिसके चलते कंपनी की कैपेसिटी करीब 65% से बढ़ सकती है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो कोटक का मानना है कि JSPL के EBITDA में 19% का CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले 3 साल में। बैलेंस शीट की बात करें तो कोटक का मानना है कि बैलेंस शीट पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पीयर से कंपेयर करें तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस बढ़ाकर 740 रुपीज़ कर दिया है और इसी रिपोर्ट के चलते स्टॉक में भी आज तेज़ी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। तो ये कुछ वजह थी जिसके कारण हमने देखा कि JSPL में आज करीब 5% से ज़्यादा की मजबूती थी। अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते एक और अहम खबर का, और घर खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर है। अटके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार ने 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जिसकी अध्यक्षता खुद अमिताभ कांत करेंगे। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश बताइए। देखिए, अप्रैल महीने में इसी साल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक कमेटी का गठन किया था जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के फॉर्मर CEO अमिताभ कांत कर रहे हैं। उसकी आज एक अहम बैठक है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी और जिसका मकसद ये है कि देश भर में जितने भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको कैसे टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट किया जाए, उस मसले पर इस कमेटी का गठन किया गया है जिसकी आज अहम बैठक है। इस आज की बैठक में अगर आप नज़र डालें तो सेक्रेटरी DFA शामिल होंगे, MCA सेक्रेटरी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं इस बैठक में शामिल होंगे। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं। रेरा और यूपी, हरियाणा और यूपी माफ़ करें, उसके जो हेड्स हैं रेरा के वो इसमें शामिल होंगे। दूसरे ऑफिशियल शामिल होंगे। तो मकसद इसका ये है कि एक हॉलिस्टिक रिकमेंडेशन जो है ये कमेटी तैयार करे ताकि 2016 से पहले जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे और जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, अटके हुए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को कैसे टाइम बाउंड मैनर में पूरा किया जाए और इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जो होम बायर्स फंसे हुए हैं उनको राहत दी जाए। कमेटी वेरियस ऑप्शंस तलाश करेगी कि कैसे जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे रेगुलेटरी इशू है, कहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है जिसको दूर किया जाए और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के हिसाब से एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन तैयार किया जाएगा जो कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इस रिकमेंडेशन को बाद में भेजना है और उसी के हिसाब से सरकार फिर फैसले लेगी और टाइम बाउंड मैनर में इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक पहले से स्वामी फंड का गठन किया है वित्त मंत्रालय ने जिसके जरिए
हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लास्ट माइल फंडिंग उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन ये जो कमेटी बनी है अमिताभ कांत की अध्यक्षता में, इस कमेटी का मकसद ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 2016 से पहले लॉन्च हुए हैं और उसमें फंडिंग के अलावा जो दूसरी अदर इश्यूज भी हैं, चाहे वो किसी तरह का इश्यूज हो, उसको दूर किया जाए और उससे संबंधित रिकमेंडेशन दी जाए ताकि टाइम बाउंड मैनर में इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके और होम बायर्स को राहत दी जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। गाड़ियों का इंश्योरेंस कराने के लिए इस साल आपको ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने इस साल दरें नहीं बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अनुराग शाह के पास। अनुराग, बताइए। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में बदलाव नहीं किया गया है प्राइवेट कार और टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर, और जो थ्री व्हीलर ऑटो है वहां पर करीब 7% के प्रीमियम में कम करने का प्रस्ताव दिया गया है। और हैवी गुड्स व्हीकल यानी थ्री व्हीलर्स के अलावा जो कमर्शियल गाड़ियां होती है वहां पर भी बदलाव को प्रस्तावित नहीं किया गया। जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है वहां पर 1 साल के लिए अगर प्राइवेट कार एक साल का जो प्रीमियम है प्राइवेट कार का 1000 सीसी से कम की गाड़ी है तो 2094 रुपये रखा गया है। 1000 से 1500 सीसी की गाड़ी का 3416 और प्राइवेट कार 1500 सीसी से ज्यादा पर 7897 रुपये। इसी तरह से टू व्हीलर अगर 75 सीसी से कम है तो वहां पर 1 साल का प्रीमियम थर्ड पार्टी 538 रुपये, टू व्हीलर 75 से 150 सीसी है तो 714 रुपये। और गुड्स व्हीकल के प्रीमियम में भी बदलाव नहीं किया गया। पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2023 का ही प्रीमियम रखा गया है। जो नई गाड़ी खरीदी जाती है जहां पर एक मुश्त प्रीमियम दिया जाता है, टू व्हीलर के लिए 5 साल और 4 व्हीलर के लिए 3 साल, उस प्रीमियम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने हाल ही में बताया था कि देश के अंदर 31 करोड़ से ज्यादा व्हीकल है और इन सब व्हीकल्स के लिए मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है। अगर कोई भी गाड़ी सड़क पे चल रही है तो उसके लिए मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो उसमें बदलाव नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में, और इस नोटिफिकेशन पे अब ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे और अगले 1 महीने के अंदर ये फाइनल रेट्स जारी कर दिए हैं। और अमूमन हमने देखा है कि पिछले जो कई सालों का इतिहास रहा है कि जो प्रपोज रेट होती है लगभग वही फाइनल रेट्स होती है। तो ये इंश्योरेंस कंपनियां इसमें 10 से 15% की बढ़ोतरी मांग रही थी, क्योंकि जिस तरह से उनका क्लेम एक्सपीरियंस रहा है तो इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने प्रपोजल में 10 से 15% की बढ़ोतरी मांगी थी। पिछले साल भी 6 से 23% की बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि जो मोटर टीपी सेगमेंट है वो ओवरऑल नॉन लाइफ सेगमेंट का 20% हिस्सा जो है वो मोटर टीपी से आता है। 2.5 लाख करोड़ की इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो उसका करीब करीब 20% 50,000 करोड़ का जो प्रीमियम है वो मोटर थर्ड पार्टी से आता है। 2 लिस्टेड कंपनियों की हम बात करें, न्यू इंडिया एश्योरेंस और आईसीआईसी लोम्बार्ड, तो वहां पर भी आईसीआईसी लोम्बार्ड का कुल प्रीमियम जो है उसका 21% मोटर थर्ड पार्टी का है और न्यू इंडिया एश्योरेंस के भी कुल प्रीमियम का 17% जो हिस्सा है वो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के जरिए आता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवाते हैं। और इस बीच अतुल सूरी से हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनवा देते हैं। हम ये बातचीत तब कर रहे हैं अतुल, जब इंडियन मार्केट्स एकदम ऑल टाइम हाई करीब आ गए हैं, प्रीवियस लेवल्स को टच कर दिया है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि ऑल टाइम हाई के बियॉन्ड जाना और 52 वीक हाई के बियॉन्ड जाना? चार्ट्स के टर्म्स में आपकी स्टडीज़ क्या कहती हैं? देखिए क्या है कि मार्केट जो है ग्लोबली रिपेयर हो रही है। 2022 एक खराब साल था इक्विटीज़ के लिए। इक्विटीज़ एज एन एसेट क्लास नीचे थे ग्लोबली, और वहाँ पे भी आप देखेंगे ये मार्केट जो है रिपेयर हो रही है पिछले 6-7 महीने से। या आप S&P 500 देख लीजिए, नैस्डैक देख लीजिए, जापान देख लीजिए, ताइवान देख लीजिए, कोरिया देख लीजिए, सब यूरोपियन मार्केट्स, ये सब जो है ना 52 वीक हाई की तरफ आ रहे हैं, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है। जो मैं कहता हूँ कि रिपेयर कि जो लास्ट ईयर फॉल था अभी तक पूरा वापस रिकवर नहीं हुए हैं, लेकिन शायद आधी रिकवरी हुई है, रिपेयर हुआ है। इसके दौरान अगर आप इंडिया देखें तो इंडिया भी ऑलमोस्ट एट लाइफ टाइम हाइज पे है। तो उस हिसाब से ये फ़र्क है हिंदुस्तान और इन मार्केट्स में कि भाई इंडिया जो है एक लाइफ टाइम हाई पे ब्रेकआउट हो रहा है, ये 52 वीक हाई पे ब्रेकआउट हो रहा है।
52 वीक हाई मतलब क्या होता है कि भाई अभी भी रेजिस्टेंसेस रहेंगी, क्योंकि मार्केट ने हायर लेवल्स देखे हैं। सेलर्स रहेंगे जो फंसे हुए हैं, हर हायर लेवल पे वो बेचने आएंगे। बट लाइफ टाइम हाइज में क्या होता है कि भाई इसमें जो है कि मार्केट में सब जो होल्डर्स हैं, हम इंडेक्स की बात करें, स्टॉक्स की नहीं, वो प्रॉफिट में है। तो उस हिसाब से वो जो इशू है कि आपको लिक्विडेट करना है या रेजिस्टेंसेस है वो कम हो जाती है। इसलिए जो स्टॉक या मार्केट या इंडेक्स जब एक लाइफ टाइम आता है उसको बोलते हैं ब्लू स्काई टेरिटरी। ओके, यानी उसके ऊपर जाने की क्षमता ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंसेस नहीं होती है। इसीलिए जो इंडिया का जो लीडरशिप स्टेटस है वो कायम है, बिकॉज इंडिया एक ऐसी मार्केट है विच इज एट नियरिंग लाइफ टाइम हाइज, whereas lot of other markets are doing well, लेकिन याद रखिए वो 52 वीक हाइज का बहुत बढ़िया बात है। अतुल, मैं एक बात और देख रहा था कि इनफैक्ट 3-4 दिन से देखें अगर, चाहे तेजी की कमेंट्री आए किसी सेंट्रल बैंक से या मंदी की हॉकिश कमेंट्री आए, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स एक ही डायरेक्शन में, फॉल्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, शैलो हो गए और ऊपर के मूव्स बढ़ गए। तो यानी ऐसा कुछ सेंस आ रहा है कि नेगेटिव को देखना ही नहीं चाह रहा है क्या बाजार? ये कैसा फिनोमिना है? देखिए ये बाजार है, जब मंदी होती है इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ओके, जो आप कहते हैं कि जो फॉल्स आर शैलो, तो ये एक जो बेसिक है, डाउ थ्योरी बोलते हैं कि द मार्केट इज मेकिंग हायर बॉटम्स हायर टॉप्स, यानी ये ऊपर की तरह है। ये आप समझ लीजिए बहुत सिंपलिसिटी वजह, जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अगर मैंने आपकी आंखें बंद कर दी और आपका हर पैर जो है ऊपर है, हर सीढ़ी ऊपर है, तो आपको क्या कहेंगे? मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। सही बात। लेकिन अगर आपका हर पैर जो नीचे है, तो बगैर देखे आप कह सकते हैं मैं नीचे जा रहा हूँ। तो वही एक मार्केट का ट्रेंड होता है। बुल मार्केट में जो है मार्केट कीप्स मेकिंग न्यूअर हाइज एंड लोअर हायर बॉटम्स, और डाउन मार्केट में इट मेक्स लोअर बॉटम्स एंड लोअर टॉप्स। अच्छा, ये बताइए कि इंडियन मार्केट में हमने देखा बैंक निफ्टी ने सबसे पहले अपना प्रीवियस हाई को स्केल अप किया, निफ्टी भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दूर तक आ ही गया था, लेकिन मिड कैप इंडेक्स भी आ गई, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स 15% दूर है अभी भी। इसको कंपैरिजन में ब्रॉडर मार्केट के बारे में स्टडीज आप क्या कह रही हैं अभी? नहीं, इसमें क्या होता है कि मार्केट में ये सब आर्म्स होते हैं मार्केट के, कुछ जनरली जो होता है लार्ज कैप लीडरशिप आती है बिकॉज इंस्टीट्यूशनल पैसा आता है, वहाँ पे एक थोड़ा कॉन्ट्रेरियन बाइंग होता है, और फिर जो रिटेल आता है वो जनरली स्मॉल कैप में आता है। तो ये साथ में चलते हैं, कुछ आगे निकल जाता है, कुछ पीछे निकल जाता है। लार्ज कैप पहले ब्रेकआउट होता है, फिर मिड कैप आता है, फिर स्मॉल कैप आता है। डर तब होता है जब एक ही थीम बहुत आगे निकल जाती है, और खासकर आप देखेंगे कि जब मार्केट्स के टॉप होते हैं तब आप देखेंगे जो स्मॉल कैप्स है आउट परफॉर्म करते हैं, और मिड और लार्ज कैप्स जो है वो एक्चुअली करेक्टिव हो जाते हैं। तो उसे अगर आप कह सकते हैं राइटली रॉन्गली कि स्मार्ट मनी वर्सेस डम मनी या ऐसा कुछ कहें, बट इनका जो है तालमेल होना या इनको साथ में चलना बहुत जरूरी है। कुछ आगे निकल जाता है, कुछ कैचअप कर जाता है। तो ये थे अतुल सूरी बाजार पर अपनी राय देते हुए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।